अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मखाना की भरपूर उत्पादन देने वाली किस्में एवं वैज्ञानिक रोपाई तकनीक, स्ट्रॉ रीपर मशीन की उपयोगिता एवं कार्यविधि, मखाने की खेती अपने राज्य के दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर, मधुबनी आदि जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है। और जैसा कि अभी इसकी पौध रोपाई का उत्तम समय भी चल रहा है, तो जो किसान मखाना की रोपाई करने जा रहे हैं वे इसकी रोपाई करते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं मखाना अनुसंधान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर सिंह से। भाई खेत में मखाना लगाना चाहते हैं, वो जो है नर्सरी से, जो अगर उन्होंने नर्सरी बनाई है, क्योंकि खेत में जब मखाना की खेती होती है तो नर्सरी, जैसे हम धान की नर्सरी लगाते हैं उसी तरीके से दिसंबर के महीने में मखाना की नर्सरी लगाई जाती है। मखाना की खेती हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसका औसत उत्पादन बहुत कम है। यदि किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी खेती करें तो मखाने की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी उन्नत प्रजाति के बारे में। जैसा कि प्रजाति की बात आपने की, इसके लिए हमारे मखाना अनुसंधान केंद्र जो दरभंगा में है, उसके केंद्र ने जो है एक प्रजाति को विकसित किया है जिसका नाम है स्वर्णवेदी। स्वर्णवेदी जो प्रजाति है उसका उत्पादन क्षमता जो आम किसान भाई बीज प्रयोग करते हैं उससे काफ़ी अधिक है। खेत की जो है जुताई के समय ही, तैयारी के समय ही 2 फीट मेड जो है आपको बनानी है। 2 फीट मेड खेत के चारों तरफ बनाना है और उसके अंदर 1 फीट पानी भर करके जो है उसकी पडलिंग करनी है, कादा बनाना है। जैसे धान की रुपाई के से पहले हम कादा बनाते हैं, उसी तरीके से ट्रैक्टर द्वारा या हल द्वारा उसका कादा बनाना है, जिससे क्या है कि खरपतवार जो है का प्रकोप है कम होता है। तो इस तरीके से जो है खेत की तैयारी कीजिए। मखाना नर्सरी तैयार कर लेने के बाद अहम काम होता है इसकी रोपाई का, जहाँ पर किसान अक्सर चूक जाते हैं और इसका नतीजा होता है कि रोपाई के बाद अक्सर पौधे सूखने लगते हैं। तो आप इस समस्या से बचने के लिए इसकी रोपाई कैसे करें, आइए जानते हैं। जब 2-3 दिन बाद जो है, जब पानी उसमें ठहर जाए, खड़ा हो जाए, उसके बाद जो है नर्सरी से मखाना की पौध उखाड़िए। पौध को जो है आप खेत में 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी पंक्ति में होनी चाहिए और 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी पौधे से पौधे की होनी चाहिए। तो रुपाई कीजिए। रुपाई करने के समय जो है थोड़ा ध्यान रखें, इसकी जड़ें जो हैं एडवेंटिशियस होती हैं, मतलब गुच्छेदार होती हैं। थोड़ा सा नरमी के साथ मिट्टी का संपर्क दीजिए और 2-4 दिन जो है पानी मत उसमें भरिए। 1 फुट पानी आपको रखना है हमेशा मखाना की खेती के लिए। तो इस तरीके से आप मखाना की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान मखाना की रोपाई कर चुके हैं वे इसकी उचित बढ़वार के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मखाना अनुसंधान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IS सिंह। मखाना के किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो मई का महीना है, इसमें जो
पानी का जो बाष्पीकरण प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जिससे कि पानी की कमी खेतों में ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहली जो आवश्यक बातें हैं कि मखाना के खेत में पानी कम से कम 1.5 फीट तो रहनी ही चाहिए, 1.5 फीट की गहराई तक। और अगर 2 फीट 1.5 फीट रखते हैं तो फल जो आएगी उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगा और साइज भी बड़ा होगा, और अंतिम में आपको जो बीज की प्राप्ति होगी वो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होगी। और दूसरी बात कि जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अभी मई के महीने में कि खरपतवार मखाना के खेतों में बहुत ज़्यादा होता है, और मखाना के पैदावार को कम करने में इसका बहुत योगदान है। क्योंकि ये मखाना का फल जहाँ पर लगता है उसके जड़ में पूरे खरपतवार उसको मखाना के पौधे में को लपेट लेते हैं और फल को बढ़ने नहीं देते हैं, जिससे पैदावार में बहुत कमी आती है। अतः मैं कि मखाना के किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इस खरपतवार को अगर हटानी है और वहाँ पर मछली अगर नहीं ली जा रही है तो उन खेतों में सिमाजिन या पाराक्वाट जो बीडीसाइड है, घास मारने की दवा है, उसका प्रयोग करके आप घास को मार सकते हैं। ये तो रासायनिक उपचार हुआ जो दवाइयों से करते हैं। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि आप मजदूर के द्वारा उसके मैनुअली हाथों से ही निकाल लिया जाए, जिससे कि आपका पानी में अगर मछली है तो उसकी भी बचत हो जाएगी, वो नहीं मरेगी। और थोड़ा इसमें खर्च ज़्यादा आता है लेकिन ये ज़्यादा सेफ है। दूसरी है कि मखाना के पत्ते में एक गलन की समस्या है जो सड़ने लगती है, और इसके जो फल आते हैं वो भी सड़ने लगते हैं। तो मखाना के पत्ती का गलन और फल सड़न के लिए डाइथेन M45 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर खेतों में छिड़काव किया जाए उसको, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अभी जो मौसम है मई के महीने में, उसमें 50 केजी के लगभग करीब 50 केजी यूरिया अभी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालें तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो यूरिया आप 50 केजी प्रति हेक्टेयर दें तो मछली के लिए और मखाना के पौधे के लिए दोनों के लिए लाभदायक होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में इस समय गेहूं की कटाई गहाई का कार्य चल रहा है, लेकिन मजदूरों की समस्या की वजह से बहुत से किसान भाई इसकी कटाई गहाई कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा करवाते हैं। इससे कटाई गहाई तो कम समय में हो जाती है, परंतु इससे किसानों को भूसा नहीं मिल पाता है, जिससे किसानों के सामने भूसा की समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमारे कृषि अभियंताओं ने स्ट्रॉ रीपर यंत्र का निर्माण किया है, जिसके प्रयोग से किसानों को भूसा भी उपलब्ध हो सकता है। तो स्ट्रॉ रीपर यंत्र कैसे कार्य करता है और ये किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा जिला समस्तीपुर डॉक्टर मनोरंजन कुमार। जो लागत आती है स्ट्रॉ कंबाइन की बात करें तो ये करीब 3.5 से 4 लाख रुपया तक में आती है, और ये डिपेंड करता है किस कंपनी का, किस ब्रांड का है, उस पर भी डिपेंड करता है कहाँ से मंगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या खर्च होता है, उस पर डिपेंड करता है। मुख्यतः ये 3.5 से 4 लाख रुपये के इसका दाम पड़ता है। आजकल के अधिकांश किसान भाई इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से करवाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर से मात्र गेहूं की बालियां ही कटती हैं, शेष फसल का भाग खेत ही में रह जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉ रीपर यंत्र का आविष्कार किया, जिससे खेत में बचे गेहूं की फसल के अवशेष के द्वारा भूसे का निर्माण होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस यंत्र की कार्यविधि के बारे में। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में इस यंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां पर पत्थर या ईंट के टुकड़े ना हो, क्योंकि यदि खेत में पत्थर अथवा ईंट के टुकड़े हुए तो वह इस यंत्र के ब्लेडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी इन ब्लेडों को घूमते हुए देख रहे हैं। ब्लेड गेहूं के अवशेषों को कटर में ले जाते हैं। कटर में दांते लगे होते हैं, जिससे फसल के अवशेष भूसे में परिवर्तित हो जाता है और फिर ड्रम में चला जाता है, जहां इस पाइप द्वारा हवा के दबाव के कारण वह ट्रॉली में भेजा जाता है।
ट्रॉली में जहां पाइप जुड़ा होता है वहां एक जाली होती है जिससे उसमें कंकड़ पत्थर नहीं जाते हैं और आपको साफ सुथरा भूसा प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ट्रॉली भूसा से भर जाती है तो पाइप के इस हिस्से से भूसा निकलने लगता है, अतः आपको तुरंत ही दूसरी ट्रॉली लगानी चाहिए, अन्यथा मशीन जाम हो जाती है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं इसकी देखरेख के बारे में। रख रखाव भी बहुत आसान है। अगर इसको समय पर आप व्यवहार करें और व्यवहार करने के बाद किसी छाप जगह में रख दे, सेट जगह में रख दे और जहाँ पे लुब्रिकेशन ग्रीसिंग करना है कर दे। और इसमें चूंकि बेल्ट बहुत सारा लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी काम करने के बाद इसका बेल्ट को हम लोग लूज कर देते हैं। लूज करने के बाद ढक करके रख देते हैं और जहाँ पे ग्रीसिंग ऑयलिंग करना है कर देते हैं हम लोग। यह मशीन ट्रैक्टर के द्वारा ही चलती है, अतः ट्रैक्टर का RPM 1500 होना आवश्यक होता है। अब जो देख रहे हैं उसे गियर बॉक्स कहते हैं। यह मशीन का मुख्य भाग है जो कि ट्रैक्टर में एक सॉफ्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। सॉफ्ट जब घूमती है तो गियर बॉक्स अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके बाहरी भाग में बेरिंग होती है, उसमें समय समय पर ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। साथ ही गियर बॉक्स में ऑयल भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए एवं मशीन चालू करने से पहले गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करना जरूरी होता है। इसका जो अनुदान की बात हम अगर करें तो इसके लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार जो हमारे देते हैं, पहले तो इस पर 50% रखा गया था, लेकिन अभी अगर अनुदान के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप देखें तो अगर हम गेहूं कटनी की बात करें तो गेहूं किसान काटता है जड़ से, नीचे से, यानी ग्रेन और जो हमारा बाली होता है उसके समय डंठल भी काटते हैं। तो अगर हम उसमें अगर देखें तो 30 से 35 मजदूर हमारा 1 हेक्टेयर की ज़मीन में लगता है। और अगर कंबाइन से बात करें तो कंबाइन में हमारा 1 हेक्टेयर को काटने में करीब 1 से 1.5 घंटा के आसपास में हमारा कट जाता है, जिसमें कि हमारा 1500-1700 रुपया के आसपास खर्च आता है। और बाकी के जो हम लोग देखते हैं तो उसमें स्ट्रो जो काटेंगे, स्ट्रो कंबाइन से काटेंगे, उसमें हमारा करीब 1000 से 1200 रुपया तक का खर्च आता है 1 हेक्टेयर के लिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत के कारण आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली का मतलब होता है समायोजित करना। ये एक्चुअली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, मतलब सीमांत जो किसान है उनके लिए ये समेकित कृषि प्रणाली बनाया गया है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, जैसे कि आप तालाब है, तालाब में आप मखाना भी है, बत्तख भी है, मछली भी है, ये भी आप पाल सकते हैं। उसका फ्रूट क्रॉप भी है, वेजिटेबल क्रॉप भी है, सब्जी उत्पादन कर सकते हैं और सीरियल क्रॉप मतलब खाद्यान्न फसलें भी आप इसमें उगा सकते हैं। उसके बाद मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, गाय पालन भी कर सकते हैं, बत्तख पालन भी आप इसमें कर सकते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट भी कर सकते हैं, इसमें मधुमक्खी भी कर सकते हैं, इसमें मशरूम भी कर सकते हैं। मतलब जो छोटे जोत के किसान हैं उनके लिए ये समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही अच्छा है। इस तरह से देखा गया है कि 1 एकड़ में किसान जो है 18,000 से लेकर 28,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो आउटपुट होता है
जो आउटपुट हुआ उसका इनपुट इसी समेकित कृषि प्रणाली में दूसरे कंपोनेंट के इनपुट में काम करता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन मध्यम जमीन वाले क्षेत्र में एक आइडियल उपलब्ध है। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई के लिए एक मैसेज यही है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे जो क्रॉप बेस्ड है या जो क्रॉप वहाँ ज़्यादा ग्रो होता है, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, वो क्रॉप आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको आप ग्रो कर सकते हैं। फसल चक्र में देखा जाए तो इसमें आप धान भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, तिलहन दलहन भी ले सकते हैं। इसका क्या होता है कि यदि आप गेहूं लगाते हैं तो गेहूं का जो भूसा होता है उसका यूज हम एक दूसरे कंपोनेंट में वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं। बाकी खाने के लिए आपका तिलहन दलहन भी हो रहा है फसल चक्र में। उसके बाद एक तालाब का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तालाब में आप कर सकते हैं, तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। मछली से क्या होता है कि आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है उसमें। आज के डेट में देख रहे हैं कि रेहू, कतला, मृगल जो है इसमें आराम से कर सकते हैं। इसका मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। जो तालाब है, तालाब के बंद के किनारे किनारे हम लोग जो है फल भी लगा देते हैं, जैसे कि आपका केला हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया और आम हो गया। ये सब भी हम लोग वहाँ पे तालाब के किनारे किनारे अच्छे से लगा सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है पातेपुर जिला वैशाली से विष्णु गुप्ता ने। इनकी खीरा की फसल में सूत्रकृमि का प्रकोप हो रहा है और यह इसकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु गुप्ता जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक तरह का एक कीट है जो कि सॉइल से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित कीट है, जिसका भोजन जो है मुख्य रूप से ये इसी समय के आधार पर होता है, जिसमें मॉइस्चर वगैरह जब बढ़ जाता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में आता है। और ये सिर्फ लतर वर्गीय ही नहीं, ये आपका टमाटर में भी आ जाता है, ये आपका मिर्चा में भी देखेंगे, ये आपका जो ब्रिंजल जो बैगन है उसमें भी आता है। ये जो नेमाटोड होता है ना, ये लतर वर्गीय पौधों में खासकर ज़्यादातर आता है। जैसे ही ये फूल और फल की अवस्था में आता है वैसे ही इसके जड़ों में जो है गांठ बनने लगता है और गांठ बनने से है इसका जो रस का जो विभिन्न शाखाओं में जाना चाहिए वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो अवरुद्ध होने के कारण जाहिर सी बात है कि फूल की संख्या में कमी आएगी। प्लस देखिए इधर के आपका जो पत्ते पर इस तरह से किनारे किनारे इस तरह से ये सब इसके सिम्टम हैं, जिसके कारण कि ये लक्षण बाहर से आप प्रतीत कर सकते हैं कि इसमें नेमाटोड है। और इसका जब जड़ से निकालेंगे तो आपका जड़ जो है उसमें स्वेल किया हुआ गांठ बना हुआ मिलेगा। देखिए इस पौधा में ये जो खीरे का पौधा है इसमें देखिए ये नेमाटोड का अटैक है। इसमें देखिए ये जड़ें कितनी सॉफ्ट हो गई है, टूट जा रहा है आराम से। इसका देखिए ये जो स्वेल किया हुआ है, चूँकि इसमें कोई शक्ति नहीं रह गया, शक्ति अवरुद्ध हो गया, बिल्कुल इसको खा के जो है बिल्कुल बेकार कर दिया है। ये देखिए स्वेल किया हुआ ये पौधा है, बिल्कुल
इसमें से ये बिल्कुल खा के नेमेटोड जो है निकल चुका है, अब आगे की ओर बढ़ गया है। अब यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो है इसका ये गलन करते हुए ये देखिए गल गई है पूरा। और जब ये पूरा गल गया तो इससे सर्कुलेशन जो भी नीचे से पौधे को लेना है वो ले नहीं पा रहा, इसलिए देखिए ये गलन हो गया ना। ये देखिए ये गल रहा है बिल्कुल, ये देखिए। अब ये जो गल गया तो गलने के कारण क्या है, इससे जो भी तत्व पौधे को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डेड हो गया ये। यही कारण है कि पौधे बिल्कुल सूखने लगते हैं, और यही कारण है कि पौधे जैसे ये फल बन रहे हैं, फल का आकार देखिए, ये सिम्टम आ गया इसमें। ये भी फल का आकार से आप पकड़ सकते हैं कि कैसे इसका, जबकि जो हेल्दी पौधा होगा उसका देखिए ये इस तरह से, ये ऊपर से मोटा होगा, नीचे से पतला की तरफ जाएगा। लेकिन ये देखिए इसमें एकदम शुरू से ही ये पतला हो रहा है। ये लक्षण है बिल्कुल इसके कि आपका इसका अटैक है। तो इसके निदान के लिए आप जो है कार्बोसल्फान नाम की दवा आती है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के प्रत्येक जड़ में इसको ड्रेंचिंग करना होगा। और ये प्रक्रिया जो है जैसे ही फूल फल लगता है वैसे ही इसका शुरू कर देना चाहिए जड़ में, और ये करीब 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस पर डालना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लेयर मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय। पॉली हाउस निर्माण की तकनीक एवं शासकीय अनुदान पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।